हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्राज क्लासेस। आप सभी का रविंद्राज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इस सीरीज में ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं और आज ऑप्टिक्स की जो है ना थर्ड क्लास है। देखो बेटा, आगे चलने से पहले मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। और ये काफी जो है ना हम इंफॉर्मेटिव जो है ना आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये करिए, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। देखो बेटा, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे और हमने पिछली क्लास में इंटरफेरेंस की डेफिनेशन भी बताई है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने बताया कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल करती हैं और ट्रेवल करते हुए सुपर इम्पोज करती हैं तो एक नई वेव जो है ना पैदा होती है। उस नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम पर वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। मान लीजिए y1, y2, y3, y3 ये क्या है? ये दीज आर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेव्स और ये सब सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो सुपर इम्पोज करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y इज इक्वल टू होगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर yn आ जाएगा लास्ट में। ये जरा यहाँ समझ लीजिए। मान जी हम यहाँ लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं तो लाइट वेव्स क्या होती है? ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती है तो क्रस्ट और ट्रफ्स की फॉर्म में जाएगी। ये वाला क्रस्ट होता है, ये ट्रफ है। मान लीजिए ये दो वेव्स लिए हमने और ये दो वेव्स जो है ना जा रही हैं। पहली वेव ये है, देख रहे हो, ये जो y1 से रिप्रेजेंट हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। दूसरी वेव ये है जो y2 से डिस्प्लेसमेंट इसका रिप्रेजेंट हो रहा है। जब क्रस्ट के ऊपर गिर रहा है, यानी y1 का और ये y2 के दोनों क्रस्ट मिल गए तो एक जो रिजल्टेंट वेव का क्रस्ट होगा वो ये वाला होगा जो रेड आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों मिल गए, ऐड हो गए तो अब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया ना। एम्पलीट्यूड ये होता है यहां से यहां तक का ये एम्पलीट्यूड, इसका ये एम्पलीट्यूड। अब ये रिजल्टेंट वेव का ये एम्पलीट्यूड हो गया और इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है। तो जब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। तो जिन जिन पॉइंट्स पर क्रस्ट के ऊपर मिल रहा है, देखो ट्रफ के ऊपर मिल रहा है, ये आपका ट्रफ, ये ट्रफ, ये, तो यहां पर आपकी इंटेंसिटी क्या हो गई? रिजल्टेंट वेव की बहुत ज्यादा हो गई। अब इस फिगर में क्या देखते हैं? इसमें देखिए ये y1 था और ये y2 है, यानी इस पहली वाली जो वेव थी उसका क्रस्ट दूसरी वाली के ट्रफ के ऊपर गिर रहा है। जब ये गिर रहा है तो ये क्या है? अपोजिट हो गए ना। अब रिजल्टेंट वेव इस तरीके से आएगी तो रिजल्टेंट वेव का जो है ना एम्पलीट्यूड क्या हो गया? कम हो गया ना। देखो y1 का यहां से यहां तक था, y2 का ये है तो रिजल्टेंट का ये आ गया। तो जहां पर आपका क्या होगा? क्रस्ट ट्रफ के ऊपर मिलेगा उन सभी जगह पर क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है ना, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। इंटरफ्रेंस में जिन पॉइंट्स पर क्रस्ट के ऊपर गिरता है, ट्रफ के ऊपर गिरता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और जहां पर एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर गिरता है तो वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होती है, तो दीज आर द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ये हमने इंटरफ्रेंस में बता दिया कि इंटरफ्रेंस दो तरीके का होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है ना बेटा? अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो है ना हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है। अब हम देखना चाहेंगे कि जो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस की बात की थी हमने, कि हमने क्या कहा था कोहेरेंट सोर्सेस के लिए? कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होने चाहिए? कि दो सोर्सेज जिनसे लाइट कंटिन्यूसली एमिट आउट हो रही है सेम फ्रीक्वेंसी में, आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है और क्या है, उनसे निकलने वाले जो वेव्स हैं उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए या एक ही फेज में हो। तो इस तरीके की जो है ना लाइट जब आती हैं और सोर्सेज इस तरीके की लाइट को जब एमिट आउट करते हैं तो उन्हें कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। अगर दो सोर्स जो है इस तरीके की लाइट एमिट आउट करेंगे तो कोहेरेंट सोर्स। अगर लाइट एमिट आउट हो रही है वो सेम फेज में नहीं है या उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस जो है ना क्या है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं,
तो वो सोर्सेज जो है ना इनकोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। आपके कैसे कहलाएंगे? इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, जब सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो यहां पर देखेंगे देखिए, आप सभी जानते हैं कि लाइट वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। जब लाइट वेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगी, ये मैं पिछली उसमें भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। लाइट वेव्स कैसी होती हैं? आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं, लेकिन जितने भी हमारे ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं उन सब में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल फिनोमेना में जो है ना रेस्पॉन्सिबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है। अब मान लीजिए कि हमारी दो सोर्सेज हैं, इनसे जो है ना क्या है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही रेस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए, तो E1 की वैल्यू आपने लिख ली A1 साइन ओमेगा 1t प्लस फाइव 1, ठीक है ना बेटा। और यहां पर E2 A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2। देखो यहां पर आप क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जब भी आते हैं ना तो उन्हें साइनोसाइडल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन या कोसाइन। यहां पर A1 साइन कॉस भी ले सकते थे हम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जानबूझ करके साइन ले लिया, कि कॉस सभी लोग डिस्कस कर देते हैं, तो क्यों ना हम साइन से आपको डिस्कस करके बताएं। तो ये आपके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो दो सोर्सेज से आ रहे हैं हमारे पास। अब जब ये सुपर इम्पोज करेंगे तो हमें क्या है? रिजल्टेंट आपका फील्ड चाहिए। देखिए यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए कि इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? इंटेंसिटी जो है किसके होती है? एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर ये इनके क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहे हैं आपकी, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अब हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगी इंटेंसिटी? मान लीजिए I1 है, तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 स्क्वायर हो जाएगी, और I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है बेटे। अब हम यहां पर लिखेंगे, और I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K टाइम्स E1 स्क्वायर। कितना लिख लेंगे इसको? K टाइम्स A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 1t प्लस फाइव 1, ठीक है बेटे। ऐसे ही I2 कितना आ जाएगा? एंड I2 ये हो जाएगा बेटा आपका K E2 स्क्वायर K A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 2t प्लस फाइव, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए I1 I2 हो गए। ये इंडिविजुअल वेव्स के जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स थे, अब हम वहां पर उनकी इंटेंसिटी की बात कर ली हमने। देखिए अब क्या है कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है ना वो 10⁻15 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। जो लाइट फ्रीक्वेंसी होती है, आपको ये भी समझा दें, ये 10⁻15 हर्ट्ज के ऑर्डर की होती है, बहुत ज्यादा है। तो हम क्या लेते हैं? इसका एवरेज टाइम ले लेते हैं, एवरेज टाइम ओवर लेते हैं इसका। अब एवरेज निकाल देंगे तो देखो आपको पता है कि 0 से 2π तक इंटीग्रेट करते तभी एवरेज आता है। अब साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है, लेकिन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। तो जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू हाफ होगी। तो टेकिंग एवरेज ऑफ दिस टू व्हाट वी गेट? एवरेज ले लिया हमने, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव 1, ये आपकी हाफ आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से हाफ आ जाएगी तो क्या आ जाएगी? इसलिए I1 की जो वैल्यू आ रही है, I1 कितना हो जाएगा बेटा? K टाइम्स A1 स्क्वायर बाई 2, और यहां पर एंड I2 कितना हो जाएगा? ऐसे ही सिमिलरली K टाइम्स A2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब हमारा क्या है कि मान लीजिए ये दोनों जो है ना क्या कर गई? सुपर इम्पोज कर गई। तो जो रिजल्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड,
उसका रिजल्टेंट की क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो मान लीजिए आई आर है। तो अब आई आर क्या हो जाएगी, आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वन प्लस ई टू का कर दिया आपने। तो यहां पर आई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, के टाइम्स ई वन प्लस ई टू का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और आई आर की वैल्यू आ जाएगी बेटे के टाइम्स ई वन स्क्वायर प्लस के टाइम्स ई टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस के ई वन ई टू। गॉट इट, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके में। ठीक है बेटे, अब देखो इसका भी हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे कि नहीं लेंगे। तो और आई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको लिख लेंगे आई वन प्लस आई टू प्लस आई वन टू लिख लिया हमने। अब जरा पीछे जाइए, ये जो चीज है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, आई वन टू से, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं यहां पर, आपका दिक्कत होगी तो, वेयर आई वन टू इज इक्वल टू ट्वाइस के ई वन ई टू। ये जो टर्म है ना, ये टर्म इंटरफ्रेंस टर्म है। कैसी टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस टर्म। ये इंटरफेरेंस टर्म है, ठीक है ना। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे भैया, यही चीज है, ये तो आपको आई वन और आई टू का तो एवरेज ले ही चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नाउ इसको हम, अच्छा चलो मैं पहले इसको वो कर देता हूं, आई वन टू की बात करते हैं। तो आई वन टू कितना है, ट्वाइस के ई वन ई टू, ठीक है ना बेटे। ट्वाइस के ई वन की जगह पे कितना डाल देंगे, ए वन साइन ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन, और इसकी जगह पे साइन, अब ए टू भी तो आ जाएगा यहां पर, तो वैल्यू डालो इसकी, ट्वाइस के ए वन और इसकी आ जाएगी ए टू साइन ओमेगा टू, ये आपका आ गया, ठीक है। और करके लिख दिया हमने, और आई वन टू हो गया, ठीक है ना बेटा। और आई वन टू देखो, ट्वाइस के ए वन ए टू, बल्कि एक ही बार में करूँ, इसको ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगी, कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी है। ये टू और ये साइन ए और ये साइन जो है ना बी हो जाएगा, ये तो हमने लिख ही दिया इसको। तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जब टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो टू साइन ए साइन बी क्या हो जाता है आपका, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जिन लोगों को टिग्नोमेट्री में पता है वो अच्छे से जानते हैं, नहीं तो जो है ना यहाँ पर मैं आपको इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। टू साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये समझ में आ गया। अब लगा दीजिए यहाँ पर, तो कॉस ए माइनस बी अगर हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ये आ जाएगा आपका ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी प्लस फाइव वन माइनस फाइव टू। गॉट इट, अच्छे समझ में आ गया होगा। एक टर्म आपकी ये वाली आ गई। अब दूसरी टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर, माइनस कॉस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू टी प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू, ठीक है ना बेटा। ये दूसरी टर्म आ जाएगी, ये कॉस है, व्हाट इज दिस, कॉस, ये ओमेगा था, ठीक है ना। और ये आपने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है। देखिए बेटा, एवरेज वैल्यू कॉस की और साइन की क्या होती है, जीरो। तो ये तो आपका जीरो हो गया, एवरेज वैल्यू क्यों होगा, टेकिंग एवरेज, क्या करेंगे इसका हम, एवरेज ले लेंगे। नाउ टेकिंग एवरेज, ठीक है ना।
अब एवरेज ले लिया तो एवरेज में क्या आ जाएगा, I12 की वैल्यू, देखिए बेटा ये तो जीरो हो गया। अगर आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर नहीं है तो ये भी जीरो हो गया। तो यहां पर क्या एसेंशियल है कि ओमेगा 1, if omega 1 is not equal to this and phi 1 minus phi 2 is not constant, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी I12। बट व्हेन फॉर ओमेगा 1 is equal to ओमेगा 2 एंड phi 1 minus phi 2 ये आपकी कांस्टेंट है, देन तब आपकी I12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, यहां से आ जाएगा k टाइम्स A1 A2 cos phi 1 माइनस phi 2, क्योंकि ये तो जीरो हो ही जाएगा, ये बच रहेगा। बस यही चीज है जो आपकी क्या कहती है इंटरफेरेंस जो टर्म थी। तो I12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी और I12 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, देखो आपको हमने बताया था I1 कितना है, KA1 स्क्वायर बाई 2 है, तो KA1 बाई इसको नीचे 2 कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको तो जनरली मैं इसकी वैसे ही लिख देता हूँ, 2 टाइम्स करके करना पड़ेगा, तो नीचे हम इसको √2 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 रूट I1 I2 cos phi 1 माइनस phi 2। ये आपकी इंटरफेरेंस टर्म आ गई, आपकी समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटे, IR की वैल्यू हो जाएगी आपकी I1 प्लस I2 प्लस I12 की जगह पर आ जाएगा ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos phi 1 माइनस phi 2। क्लियर है, एकदम से समझ में आ गया होगा आपके में। अब देखिए अगर मान लीजिए आपके, ये हम बता ही चुके हैं आपको कि क्या चीज है, मैंने यहां पर केस डिस्कस कर दिया था, बल्कि इसको मैं लिख देता हूं, वैन करके लिख देता हूं, when omega 1 is not equal to omega 2 and phi 1 minus phi 2 is not constant, तो I12 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए। जब ये आपकी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे वो phi 1 माइनस phi 2 में कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वो कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। जब कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे तो इसकी भी वैल्यू एवरेज जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो उनके लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो सिर्फ I1 प्लस I2 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, इसका मतलब है नॉन कोहेरेंट सोर्सेस के लिए जो है ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ I1 प्लस I2 होती है। ये मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि क्यों आपको जो है ना कोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और उनके बीच का फेस कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा वहां से। देखो अब हम अगला आर्टिकल जो है ना डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न को स्क्रीन पर जो है ना वो यंग्स ने क्या किया था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने ऑब्जर्व किया था। तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने इसकी ये फिगर इसलिए बना दी है कि कई बार फिगर बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने इसकी यहाँ पर कॉपी जो है ना लगा दी है, पेस्ट करवा दी है, इससे आपको मैं अच्छे से समझा सकूंगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। देखिए देखना क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस के लिए जरूरी है कि हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट हो नहीं सकते, तो कोहेरेंट सोर्सेस लेंगे कैसे। देखिए बेटे कोहेरेंट सोर्सेस को हम ऑब्टेन करने का एक तरीका है, एक सोर्स लिया, उसकी आप एक इमेज ले लीजिए, चाहे वो इमेज उसकी वर्चुअल हो चाहे रियल हो, या उसकी दोनों इमेज से काम कर लीजिए, दोनों इमेज हो, दोनों रियल भी हो सकती हैं, दोनों वर्चुअल भी हो सकती हैं। जब एक ही सोर्स होगा, सोर्स या उसकी इमेज होगी या दो उसकी इमेजेस होंगी, तो वहां से जो है ना जो वेव्स निकलेंगी कंटिन्यूसली, उनके बीच में क्या होगा, एक कांस्टेंट फेस मेंटेन करते हुए जाएंगी वो, तो वो कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे।
और जब सुपर इम्पोज करेंगे तो दे गिव राइज टू द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, तो वहां पर हमें इंटरफेरेंस मिलेगा आपका। ठीक है, देखिए इंटरफेरेंस को दो तरीके से स्टडी किया जाता है, मैं यहां सिर्फ लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। एक इंटरफेरेंस में होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, अब डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का मतलब क्या है, हम कोहेरेंट सोर्सेज जो ऑब्टेन कर रहे हैं ना, वो दो तरीके से करते हैं, एक तो वेव फ्रंट को डिवाइड कर लें, एक एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर लें। तो ये वाईडीएस का जो केस है वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का है। यहां पर हम वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, वेव फ्रंट को, ये वेव फ्रंट है हमारा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना, इसको डिवाइड कर लिया हमने ये दो स्लिट्स के थ्रू, तो दो स्लिट्स के थ्रू डिवाइड कर लिया तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हो गया। तो ये जो यहां पर A1 और ये BC, A और B जो स्लिट्स दिखाई दे रही है वो आपकी क्या है, यहां से निकलने वाली जो लाइट होगी वो कांस्टेंट फेज में होगी। तो ये A और B क्या करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस की तरह एक्ट करेंगे, ये दो सोर्स हो गए। अब हम आपको YDS पूरा डिस्कस कर रहे हैं, तो समझ में आ गया ना। YDS का मतलब क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, YDS। ठीक है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैंने लोग इसी के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा करते क्या है, यहां पर हमारी एक स्लिट है, ठीक है ना, ये स्लिट है, यहां पर हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया है। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी आपकी समझ में आना चाहिए। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो होता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ का होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो ये क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, क्या होनी चाहिए। अब भैया जनरली देखा जाए तो ये थोड़ा मुश्किल सा काम है, तो लेकिन हम जो है ना सोडियम लाइट को क्या यूज करते हैं, जो सोडियम लाइट होती है ना उसको हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह यूज कर लेते हैं। होती तो दो वेवलेंथ्स हैं पर वो बहुत ही क्लोज होती है, इसलिए हम उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है ना बेटे, तो यहां पर हमने क्या रखा, मोनोक्रोम। ये हम इसेंशियल कंडीशन में आएगा कि इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, बताएंगे हम आपको। जब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कैसा होता है, क्या क्या कंडीशन है, तो वहां पर ही हम बताएंगे आपको कि सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मैंने यहाँ बता दिया, हमने क्या ले लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया है। तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स रख दिया। अब वो पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट कैसा आएगा आपका, स्फेरिकल आएगा, आपको पता ही है, बहुत अच्छी बात है। अब इस वाली जो स्लिट रखी थी हमने यहाँ पर, सिल्क में एक फाइन होल था, यहाँ पर सोर्स रख दिया मोनोक्रोमेटिक सोर्स। यहां से जो है ना लगभग 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने एक बोर्ड लगा दिया, कार्डबोर्ड, और उसमें दो फाइन होल कर दिए। क्या कर दिए, ये दो होल कर दिए उस बोर्ड में, ये दो होल कर दिए। तो ये वेव फ्रंट देखो यहां पर गिर रहा है, जब गिरेगा तो यहां पर ये दो में डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब एक जो है ना इस वाले होल से, यानी इस स्लिट से वेव फ्रंट जाएगा, जो ये वाला दिखाई दे रहा है, जैसे ये देखो, ये यहाँ पर डॉटेड जो लाइन है वो किसको, ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये डार्क जो सर्कल्स हैं वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये फिर क्रस्ट, ये गिर गया इसके ऊपर। तो अब देखिए इस स्लिट से जो निकलने वाला ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये फिर क्रस्ट, फिर ये ट्रफ, ऐसे ही यहां से बी से देखिए, बी से क्या निकल रहा है, ये क्रस्ट, फिर ये आपका ये ट्रफ, डॉटेड लाइन आ गई, फिर ये आपका क्रस्ट। ठीक है, अब ये यहां से निकल रहे हैं क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, आगे जो है ना ट्रेवल कर रहे हैं आपके। ठीक है, क्या करते हैं, अब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर गिर रहा है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर गिर रहा है। तो देखिए जरा, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये क्रस्ट था और ये क्रस्ट था, तो ये यहां पर मिल गए। अब ये जो है ना ट्रफ है और इसका भी ट्रफ है, तो ये यहां पर मिल गए। ऐसे ये क्रस्ट क्रस्ट, ये ट्रफ ट्रफ, ये क्रस्ट क्रस्ट, ये ट्रफ ट्रफ, ये क्रस्ट क्रस्ट। तो जहां पर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर गिर रहा है, उनको डॉट पॉइंट से आपने रिप्रेजेंट कर दिया और एक खींच लिया। तो यहां पर क्या हो गए, दीज आर द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, इनको मिला दिया। अब यहां से लगभग 2 मीटर की डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस 2 मीटर थी, जो स्टैंडर्ड जो आपका एक्सपेरिमेंट था YDS, उसमें लगभग 2 मीटर थी, और ये सेपरेशन 10 सेंटीमीटर था। ए और बी की जो विड्थ का, जिनका जो सेपरेशन है वो लगभग 0.5 मिलीमीटर के आसपास का था। ठीक है, पूछता कोई नहीं पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है, मान लीजिए एंट्रेंस में, तो मैंने इसलिए इसको बता दिया है आपको। अब देखो बेटा,
तो यहां पर आपकी क्या मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम, इसको हमने ऐसे दिखाया व्हाइट से। अब ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं आपको देखिए बेटे, ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ मिल रहा है, इसका तो ये क्रस्ट था और इसका ट्रफ मिल गया, ये अब इसका क्रस्ट, ये इसका ट्रफ था, इसका क्रस्ट था, तो ये इनको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है, इनको डॉट इन क्रॉस को मिलाती हुई लाइन खींच दी, तो स्क्रीन के ऊपर यहां पर जो है ना क्या मिलेगा हमें, मिनिमम इंटेंसिटी। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रिंजेस नाम देते हैं, इसको ब्राइट फ्रिंज और इसको डार्क फ्रिंज। फिर आपको क्या मिलेगा, फिर ऐसी डॉट डॉट मिलेंगे क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर, तो ये आपको फिर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ये इसके जो है ना दोनों तरफ एक जैसी पोजीशन मिलती है, तो ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। सेंट्रल फ्रिंज कैसी होगी आपकी, ब्राइट फ्रिंज, और उसके बाद ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑल्टरनेटली ऑब्टेन्ड होती हैं। अगर ये ब्राइट है तो उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे नीचे की तरफ चलेंगे। जो ये ब्राइट थी तो इससे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे चलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, ये पैटर्न हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया। तो ये YDS है, आपको मेरा ख्याल है अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये यहाँ पर दिखा भी रहा है आपको, समझ लीजिए। देखिए बेटा, ये ट्रफ ट्रफ के ऊपर गिर रहा है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसी दिखा रहा है, ये क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम, ये अपोजिट है। अगर ये आपके क्या हो गए, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे, तो ये कंप्लीटली जो है ना क्या हो जाएगी, डार्क फ्रिंज हो जाएगी, जीरो इंटेंसिटी, जीरो एम्पलीट्यूड। तो इसको ऐसा नहीं, थोड़ा कम भर्ती दिखा सकता था, पर इसने दिखा दिया है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। ये अगर एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड हो गए दोनों वेव्स के, जो हमारे मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जब यहाँ पर गिर रही हैं और यहाँ से जो है ना ये कोहेरेंट सोर्सेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से निकलने वाली वेव्स की जो है ना एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, अगर सेम हो गए ना, तो फिर जो आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली। तो ये YDS हमने पूरा आपके साथ डिस्कस कर दिया है। मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तो YDS यानी यंग्स ने क्या किया था, इंटरफेरेंस को पहले स्क्रीन के ऊपर एक्सपेरिमेंटली शो किया उसने। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपका इसका जो है ना हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो कंडीशंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं आप समझ लीजिए। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ये बोर्ड की वजह से मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग में। तो ये दोबारा लिखूं, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखिए जरा क्या है कि मान लीजिए कोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाली जो वेव्स हैं उनका इंस्टेंटेनियस जो किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है y1 जो दिया जा रहा है, वो आपका a1 क्या दिया जा रहा है, मान लीजिए cos ओमेगा t है। ठीक है ना बेटा, ये sin ओमेगा t लिख सकते हो। और y2 जो है ना वो क्या दिया जा रहा है आपका a2 cos ओमेगा t प्लस 5 मान लीजिए। यानी इन दोनों में क्या है, फाई का फेज डिफरेंस है। ठीक है, जब ये सुपर इम्पोज करेंगे तो सुपर इम्पोजिशन पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होगा, नाउ फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिजल्टेंट वेव का जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों के क्या होगा, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। अब मैंने यहां पर वेक्टर साइन नहीं डाला है, क्यों नहीं डाला है, कोई भी नहीं डालेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्यों बेटा। ये दोनों वेव्स जो है ना एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं,
जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट फेस है फाई, तो लेकिन एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, थीटा जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो जो है ना अलजेब्राइक सम और वेक्टर सम क्या होगा उनका, बराबर आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए मैंने इसको डालने की जरूरत नहीं समझी। समझ गए होंगे आप। अब इसको कितना लिखेंगे बेटे, ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना? और y इज इक्वल टू, आप अच्छे समझ लीजिए, और y इज इक्वल टू ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव प्लस ए टू साइन फाइव ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ठीक है ना बेटा? कॉस ए प्लस बी है तो हमने इसको खोल दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस, राइट इट डाउन, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस ए प्लस बी था ना, तो कॉस ए कॉस बी। अच्छा है हमने साइन का फॉर्मूला लगा के लिख दिया इसको। इसको करेक्ट करिए, वो हमने ऊपर साइन मान करके इसको एक्सप्लेन कर दिया, वो साइन नहीं कॉस है, तो आप कॉस में करिए। तो ए टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना बेटा? अच्छे समझ में आ गया होगा। और y इज इक्वल टू, देखो बेटा ये ए वन कॉस ओमेगा टी है और ये ए टू कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी यहां से हमने कॉमन ले लिया, क्या क्या आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव साइन ओमेगा टी, ठीक है ना बेटे? अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ए टू साइन फाइव, ये कॉस ओमेगा टी कॉमन आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, ठीक है ना बेटा? अब देखिए इसको हमें फिर वही कॉस की फॉर्म में, क्योंकि ये दो वेव्स इस फॉर्म की हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो एक ऐसी वेव मिलेगी, तो इसको कुछ मान लेंगे और इसको भी मान लेते हैं। तो मान लिया ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को हमने मान लिया आर कॉस थीटा और इसको मान लिया आर साइन थीटा। नाउ लेट ए वन प्लस ए टू cos phi is r cos theta and a2 sin phi is r sin theta, ठीक है? therefore अब हमारा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, r cos ओमेगा t cos थीटा माइनस r sin ओमेगा t sin थीटा, ठीक है ना बेटे? r कॉमन ले लिया तो फिर ये बन गया cos ओमेगा t प्लस थीटा, बन गया कि नहीं बन गया? यानी रिजल्टेंट वेव भी हमारी वैसे ही आ गई, ठीक है ना? ये दो चीजें हमने यहाँ पर मानी हुई हैं, इनसे हम अभी स्टडी करेंगे। तो ये रिजल्टेंट आ गया ना। अब देखिए ये क्या है, इसको नंबर ए दे दिए। नाउ फ्रॉम ए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इन इक्वेशंस का अगर नामकरण नहीं दिया है मैंने पहले तो अच्छा ठीक है, यहाँ पर इसको मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। तो स्क्वायरिंग एडिंग 1 and 2, ठीक है ना बेटा? व्हाट वी गेट, ये पहले लिख देते हैं तो इधर से आ जाएगा हमारा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा ना। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोल दीजिए बेटे, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव
प्लस 2a1a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। देखो बेटे, इसको और इसको कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई और r इज इक्वल टू क्या हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1a2 cos फाई। ठीक है ना बेटे, ये हमें क्या मिल गई, रिजल्टेंट वेव का जो है ना क्या मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, क्योंकि तो a1 और a2 क्या है, एम्पलीट्यूड है किसके, इंडिविजुअल वेव्स के जो सुपर इम्पोज कर रही है। ये रिजल्टेंट वेव का हमें एम्पलीट्यूड मिल गया। अगर हम यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे इसको तो 2/1 से क्या हो जाएगा, अगेन 2/1, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यहां से तो tan थीटा आ जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। गॉट इट। तो थीटा निकाल सकते हो tan इनवर्स करके। ठीक है ना बेटा, ये यहां से क्लियर हो गया आपका। तो हमें क्या मिल गया कि दो वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड्स a1 और a2 हैं उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है फाई का। जब सुपर इम्पोज करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव आती है उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1a2 cos फाई। ठीक है ना बेटे, अब यहां से हम कंडीशन निकालेंगे कि R कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यहां से आगे की कहानी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वो कहीं ज्यादा नहीं हो जाए, आपको आराम से वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूं बेटा जितना भी हमने कराया है वो बहुत ही जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है, आप इसको ढंग से पढ़िए। ये शायद डेरिवेशन आए या ना आए, लेकिन आपको ये सब बताते हैं क्योंकि आपको पता लगता है कि आना चाहिए, एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है कि भाई कोहेरेंट सोर्सेस में फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो क्या है भाई, कांस्टेंट फेस होगा तो क्या वो जो है ना इंटरफेरेंस अकर करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने सब कुछ पीछे डिस्कस कर दिया अच्छे से, और ये YDS एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया। उसके बाद में कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालने जा रहा हूं कि जब दो वेव्स के बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कहां पर और कहां पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इस लेक्चर को बेटा हम आज यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, जिन लोगों ने, फिर मैं रिपीट करता हूं, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है बेटा, और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। इसी के साथ ये लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। आगे की क्लास में हम इससे आगे का पढ़ाएंगे आपको, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर उससे आगे उसका एनालिटिकल पूरा जो है ना डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।